हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में जो 2006 के क्वेश्चन चल रहे थे, आज उसका लास्ट पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू 8। ये आज मिसलेनियस क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे। सारे सब्जेक्ट के हो गए, ये मिसलेनियस है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड है लेकिन थोड़े से अलग हैं उनसे, तो आज हम उन पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो इस सीरीज में मैं 2006 से लेकर 2024 तक के जो पीवाईक्यू हैं उन सभी पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मतलब है CSIR। CSIR, ठीक है। कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, के मंत्री होते हैं, ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको वित्त पोषण किया जाता है, यानी पैसे, इसका बजट बजट वगैरह, फंड वगैरह इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी ये कैसी है? एक स्वायत्त संस्था है। ये कैसी है? स्वायत्त संस्था है ये। ठीक है, और ये भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दावोस, जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक सम्मेलन होता है, ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, लग्जमबर्ग में है। तो दावोस जो है, दावोस आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे ये शहर है जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, जो एनुअल मीटिंग होती है वह यहाँ पे होती है। ये मीटिंग कब से हो रही है? ये 1971 से ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और दावोस में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक, क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, क्या है? पुरातत्विक स्थल है और राज्य है, कौन सा कहाँ पे है, इसको सुमेलित करना है। तो जैसे शिशुपालगढ़ है, शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? शिशुपालगढ़ है आपका उड़ीसा में। ठीक है, पिपरहावा, पिपरहावा कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा, गोलपाड़ा कहाँ पे है? गोलपाड़ा आपका मिलेगा असम में। ठीक है, और विष्णुपुर आपका है मणिपुर में। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर के पास एक जगह है, और ये जो कलिंग राज हुआ करता ना, उड़ीसा का पूरा नाम कलिंग है, उसकी ये राजधानी हुआ करती थी शिशुपालगढ़। और चूंकि यहाँ पे जो इसके पुरातात्विक अवशेष अवशेष मिले हैं, इनका प्रॉपर संरक्षण न होने की वजह से, या जहाँ पे ये स्थल है वहां पे जो लोकल लोगों ने कुछ घर वगैरह बना दिए, तो इनका प्रॉपर संरक्षण न होने की वजह से यह चर्चा में रहा था उस समय। पिपरहावा ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला है उसमें ये स्थित है, और यहाँ पे भगवान बुद्ध के टाइम के जो है अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। गोलपाड़ा ये असम में स्थित है, और गोलपाड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक जिला है, और यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पुरातात्विक अवशेष यहाँ पे कुछ मिलते हैं, पुरातात्विक सामग्री मिलती है। विष्णुपुर ये मणिपुर में है, और यहाँ पे भी यहाँ पे एक भगवान विष्णु का एक सुंदर मंदिर है विष्णुपुर में, और यहाँ पे ये जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो अगर आपका यहाँ पे इन सभी के हिसाब से आंसर देखें तो आपका आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी और ब्यास। ठीक है, तो तक्षशिला जो है ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पे है? तो तक्षशिला जो है आपकी सिंधु और झेलम के बीच में है। अच्छा, भारत के मैप में आप देखिएगा, भारत जो मैप किस तरीके से बनता है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है।
तो यहाँ पे झेलम नदी यहाँ से इस तरीके से निकलती हुई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो झेलम नदी जो है वो इस तरीके से निकलती हुई जाती है और यहां से इस तरीके से बहती हुई नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है, दूसरा यहां से आती है सिंधु नदी और सिंधु नदी इस तरीके से बहती हुई आगे चली जाती है। ठीक है, बाकी जो नदियां हैं चिनाब रावी वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तक्षशिला की, तो तक्षशिला जो है यहाँ पे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के ठीक नॉर्थ में स्थित है तक्षशिला। तो ये जो है झेलम नदी है और ये है इंडस नदी यानी कि सिंधु। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये स्थित है। चलचित्रों में से चलचित्रों में निम्नलिखित चलचित्रों में से किस एक की सहयोगी नोबेल पुरस्कार विजेता पर्ल एस बक थी? ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। शतरंज की, गाइड, लॉरेंस ऑफ अरेबिया और टाइटैनिक। मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये जो मूवी है, मूवी बनती है ना, तो इनमें से कौन सी मूवी पर्ल एस बक की जो लेखक हैं इनकी किस किताब के ऊपर बनी हुई थी? तो आपका आंसर है बी, गाइड। इन्होंने जो है गाइड एक बुक इन्होंने लिखी थी, ये 1977 में लिखी थी, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने द गुड अर्थ, ये 1931 में इसके बाद फिल्म बनी थी इनके नोवेल के ऊपर। फिर चाइना स्काई और द गिफ्ट ऑफ विमेन, ये 2001 में इन्हीं की ही नोवेल के ऊपर मूवी बनी हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गीता चंद्रन, लीला सेमसन, गंगूबाई हंगल और स्वप्न सुंदरी। तो इसका कौन है इनमें? तो इसका आंसर है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ये इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में और ये कर्नाटक संगीत साहित्य संगीत नृत्य अकादमी की जो अवार्ड है 1971 से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1962 में इससे सम्मान किया था, 1971 में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, और ये जो है ख्याल घराने से है। कौन से? ख्याल, उत्तर प्रदेश में हम पढ़ते हैं ना ख्याल, ख्याल घराना, ख्याल, तो ये ख्याल घराने से है। इनकी बात कर लेते हैं। तो गीता चंद्रन जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, लीला सैमसन ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है और ये जो है जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है इसकी चेयरमैन भी रह चुकी हैं। और स्वप्न सुंदरी ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध भारतीय लेखक और भाषा। तो इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? राजा राव तेलुगु, क्या ये सही है? तो यही हमारा आंसर है, राजा राव जो है तेलुगु भाषा से रिलेटेड नहीं है। गोविंद त्र्यंबक देश पांडे ये मराठी से संबंधित है। सुब्रमण्यम भारती ये तमिल से है। तारा संकी जोशी ये गुजराती भाषा के लेखक हैं। राजा राव के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है तेलुगु नहीं, ये अंग्रेजी भाषा, ये अंग्रेजी भाषा के जानकार हैं। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी हुई हैं, कहानियां उपन्यास लिखे हैं। इनका जन्म 1908 में कर्नाटक के हासन जिले में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अगर उन पर बात करें तो कांथापुरा, कांथापुरा, द सरपेंट एंड द रोप, कॉमरेड किलरोप, द चेस मास्टर एंड हिज मूव, और इसकी इनकी एक और जो है रचना है द गंगा घाट। सूची एक को निम्नलिखित में से ये सूचियां मिलानी है। तो लेखक और कौन किस पुस्तक से रिलेटेड है, तो हमें ये भी देखना है। तो अमृत सेन जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है द आर्गुमेंटेटिव इंडिया। ठीक है, बिमल जलान ने लिखी है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अरुंधति राय ने लिखी है एन ऑर्डिनेटरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। मणिशंकर अय्यर ने लिखी है कॉन्फेसेशन ऑफ द सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी आपका आंसर हो जाएगा। बोल सैया
बोल सोनियांका कौन है? ये थोड़े से नाम अजीब से है, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये कौन है ये? तो ये हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता। ना ये अर्थशास्त्री है, ना फुटबॉल खिलाड़ी है, ना ही कोई उद्योगपति है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये नाइजीरियन है। ये जो है ये नाइजीरियन है। ये नाइजीरियन नाटककार, लेखक, ठीक है, एक शिक्षक भी हैं, कवि भी हैं, ठीक है। और इनकी कृति, इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं, एक के द ईयर ऑफ चाइल्डहुड, द मैन डाइड, द इंटरप्रेटर्स, ये इनकी कुछ किताबें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक उत्पादन कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए, भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए, बारकोड के लिए, और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकथाम के लिए। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है आपका बार कोड के लिए है। ये बारकोड लिखा है तो बार कोड है, ठीक है, बार कोड के लिए। अब आपने जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदते होगे तो आपने इस प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर निशान देखे होंगे, कोड देखा होगा। तो ये होता है बार कोड। ये 6 डिजिट में भी आता है, ये 9 डिजिट में भी आता है, ठीक है। तो 9 डिजिट कंपनी के लिए होता है, ये 9 डिजिट भी होता है और 6 डिजिट भी होता है, जिसमें पहला कंपनी की जानकारी होती है, दूसरा प्रोडक्ट की जानकारी होती है इतने नंबर्स पे, और ये फिर चेक डिजिट वगैरह ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ये उसके लिए होता है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल वाकर कप प्रदान किया जाता है? तैराकी के लिए, मुक्केबाजी के लिए, लंबी कूद के लिए, और ऊंची कूद के लिए। तो ओलंपिक खेलों में वाल वाकर कप दिया जाता है आपका मुक्केबाजी के लिए, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। वॉल वॉकर जो है ये एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध मुक्केबाज थे, यानी कि रेसलर थे। और इन्होंने 1908 में जो है ओलंपिक में सब ऑफिशियली मुक्केबाजी को शामिल किया गया था। बॉक्सिंग है, सॉरी बॉक्सर है, रेसलर नहीं, बॉक्सर, ठीक है। तो ये बॉक्सिंग को ऑफिशियली 1908 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, ठीक है। 1936 में इंग्लैंड में के जो बॉल वॉकर थे, इनके सम्मान में जो है एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन, इन्होंने इस कप की शुरुआत की थी। एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो इन्होंने 1936 में इस कप की शुरुआत की थी, और इनके ही सम्मान में, और ये जो थे ना, कहाँ गए, बॉल वॉकर, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये बॉल वॉकर कप जो है ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सुख मृत्यु, अब यहां पर ध्यान रखना, सुख मृत्यु का मतलब, सुख मृत्यु को इंग्लिश में ट्रांसलेट देख लेना, ठीक, पेपर में। तो इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश को भी थोड़ा सा देख लिया करो। तो सबसे पहले किसने सुख मृत्यु यानी कि इच्छा मृत्यु को वैध किया था, यानी मतलब बताया कि भाई अगर आप सुसाइड करते हो तो अब यहाँ पर एक चीज है ना, सुसाइड वर्ड अलग है और ये जो सुख मृत्यु है ये अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। अब इस पे बात करेंगे। तो सुख मृत्यु का मतलब है यूथनेशिया, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो मतलब सरकार से परमिशन लेके मृत्यु को प्राप्त होना, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले किसने वैध किया था? तो ये है आपका नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने इस काम को किया था। अब भारत में अगर हम बात बताएं तो भारत में भी ये आंशिक रूप से इसको परमिशन दी गई है। आंशिक रूप से मतलब कैसे? तो इसमें यूथनेशिया में क्या है कि वे लोग जो ठीक नहीं हो सकते, ऐसे लोग जो ब्रेन डेड हैं, तो उन लोगों के लिए तो भारत में इसको परमिशन दी गई है। लेकिन जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सरकार से कह के इस प्रकार का काम नहीं कर सकता, तो उसकी परमिशन नहीं है भारत में। केवल जो लोग ब्रेन डेड हैं या जिनकी स्थिति बहुत खराब है, कि जिनके अब लग ही नहीं रहा कि ये आगे
जी पाएंगे या मतलब ठीक हो पाएंगे, तो उनके लिए ही भारत में केवल इसकी परमिशन दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो परमिशन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है, अभी भारत सरकार ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक केस में परमिशन दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पांडिचेरी विश्वविद्यालय है, मौलाना आजाद उर्दू मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद है, विश्व भारती शांति निकेतन है, मद्रास यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा यहाँ पे थोड़ा ये बीच में स्पेस था। तो सिगमंड फ्रॉड ये जो है कौन है? मनोविशेषज्ञ। तो ये सही है, मतलब ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। अन्ना फ्रॉयड ये आपका बाल मनोरोग विशेषज्ञ हैं। मिल्टन फ्राइडमैन ये अर्थशास्त्री हैं। और एरिक आर कैंडल ये साहित्य के हैं। तो ये गलत है, ये साहित्य के नहीं है, ये भी आपके एक मनोविशेषज्ञ ही हैं। ठीक है, तो ये गलत है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है या किस देश से संबंधित है? सीधी सी बात ये बताना है। तो नोबेल शांति पुरस्कार की जो चयन की करने वाली जो समिति होती है उसके सदस्य जो है ये नॉर्वे से होते हैं। ठीक है, ये जो समिति है इस समिति की नियुक्ति जो है नॉर्वे की संसद करती है। ठीक है, नॉर्वे की जो है संसद द्वारा इनकी नियुक्ति होती है इस समिति की, और इस समिति के बाद में ये समिति जो है ये डिसाइड करती है कि कौन जो है किसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा इनमें से सही है। तो नोबेल पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को संपन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। हमें सबको पता है कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, उसी दिन ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, दिए जाते हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार अन्य 5 क्षेत्रों यानी कि भौतिकी, रासायनिक और ये मेडिकल, शारीरिक क्रिया विज्ञान अथवा चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र के पुरस्कारों के बाद जोड़ा गया था। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो 5 क्षेत्र हैं 5 क्षेत्र में इकोनॉमी जो है ये बाद में जोड़ा गया था 1968 में। ठीक है, 1968 में इसको जोड़ा गया था, मतलब जोड़ा गया था, लेकिन इसको देना प्रारंभ किया गया था 1969 में। ठीक, तो बाकी 5 क्षेत्र में ये दिया जाता था। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर MSF ये क्या है? तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, IOC है, द्वारा खिलाड़ियों को मादक द्रव्य एंड ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए गठित अभिकरण है। एक ऐसा गैर सरकारी संगठन जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता व आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने की विशेषता रखता है। चिकित्सा में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग विकसित करने के लिए एक संगठन है। डी, यूरोपीय संघ चिकित्सकों का एक ऐसा संगठन जो कि एड्स के फैलने की रोकथाम के लिए शोध करता है। तो इसका सही आंसर है आपका एक ऐसा संगठन है MSF जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता व आपातकाल चिकित्सा को प्रदान करने के लिए विशेषता रखते हैं। अब MSF है क्या? ये गैर सरकारी संगठन है जिसमें फ्रांस के कुछ, ये इसका गठन हुआ था 1971 में। 1971 में फ्रांस के कुछ डॉक्टर थे जिन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, अच्छा इसमें है क्या MSF में, ये जो भी फंड होता है इसमें जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो मेंबर्स डॉक्टर होते हैं वो अपनी तरफ से ही देते हैं, निजी फंड से काम होता है, मतलब कोई सरकार इसको, गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी इसको फंड नहीं करती, ये उनके जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं ना ये उनके ही फंड से चलता है। ये कुछ इस प्रकार से है कि इसमें कुछ दोस्त लोग हैं, उन्होंने कहा चलो अपन कोई काम करते हैं,
तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, तो बोले अपना अपन सभी लोग मिला के कुछ कुछ पैसे ऐड करके और जो भी पैसा होगा उसी से हम इस काम को करेंगे। तो ये कुछ उस तरीके से शुरू हुआ था, बाद में इसमें अन्य लोग जुड़ते गए, ये बड़ा हो गया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नार्डिक परिषद का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके इसका सदस्य नहीं है। तो नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से आते हैं? तो ये देखो नॉर्डिक कंट्री है, ये यहाँ पे नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, और ये डेनमार्क है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे ये फ्लोरस फेरोल द्वीप समूह है, और यहाँ पे ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे है ऑलैंड, ये ऑलैंड है, ठीक है, ऑलैंड, ये ऑलैंड। वैसे तो ये नॉर्वे का ही पार्ट है, लेकिन ये अलग अलग अपने अपने बने हुए हैं। जैसे ग्रीनलैंड डेनमार्क है, और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कौन है? डेनमार्क के अधीन ही है ना, लेकिन अलग इसमें शो कर रहा है, तो ये अलग से स्वायत्तता इनको दी गई है। बहुत ही भले मानुस, भले लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए स्वायत्तता भी दे रखी है। तो ये इतने इसमें है। और अगर कंट्री की बात करें तो ये 5 कंट्रियों से 5 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं मेन रूप से, अगर मुख्यतः देखें तो ये जो है पूरे 18 क्वेश्चन थे मिसलेनियस के। कल से हम 2000 यूपीएससी प्री 2007 के क्वेश्चन जो हैं शुरुआत करेंगे। तो पहले क्वेश्चन होगा आपका हिस्ट्री से ही होंगे, ठीक है, हिस्ट्री से। तो मिलते हैं। और कल जो वीडियो नहीं डल पाई थी उसको वह मैं डालना भूल गया था, रिकॉर्डेड तो थी। चलिए और चलते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है, आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में 2007 के PYQ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।